हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप जैसे लोगों को पता ही होगा कि एक कॉमन मिथ है कि बिजनेसमैन या फ्रीलांसर ही अमीर बन सकते हैं। सैलरीड इंसान को सिर्फ पेचेक टू पेचेक रहना पड़ता है हर महीने। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का ओनली तरीका यही है कि अपनी जॉब को क्विट कर लें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है या कोई बैंक लूटने की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए, आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और स्ट्रेटजीज अपनानी है और आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सैलरीड जॉब से भी अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पर्सनल फाइनेंस की क्लासिक बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि आप कितना पैसा कमाते हो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी ये है कि आप कितना पैसा बचा सकते हो। कुछ स्मार्ट हैबिट्स अपनाकर कोई भी वेल्थ बिल्ड कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब से कैसे अमीर बन जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। इस वीडियो के एंड तक आपके पास क्लियर रोड मैप होगा फाइनेंशियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस का। आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो आप क्या रेडी हैं अमीर बनने के लिए सैलरीड जॉब से? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, मुझे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। आपके मायने में रिच होना क्या है? कुछ लोग कहेंगे मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो, कुछ कहेंगे मेरे पास बढ़िया घर हो, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो, मैं वर्ल्ड टूर पर जा पाऊँ। तो हर किसी के लिए अमीर होने के मायने अलग अलग हैं। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि सैलरी से तो सत्या नडेला, सुंदर पिचोई या इंदिरा नूई जैसे ही लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी कुछ फाइनेंशियल टेक्निक्स अपना करके, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसिडर करके आप भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान जो जॉब कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है या फिर फ्रीलांसर है, कोई भी इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन उसको अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों, पहला प्रिंसिपल ये है कि द गोल इज टू गेट रिच। हमें अमीर बनना है, नॉट टू गेट रिच क्विकली। क्या आपको सहारा स्कैम याद है? इस स्कैम में ये क्लेम किया गया था कि अगर आप 10 रुपये हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो डबल करके दे देंगे। इस वे में उन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट जीत लिया, लेकिन बाद में हुआ क्या? वो इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग गए और 50,000 करोड़ का स्कैम कर दिया। जी हाँ, ये ट्रू है। ऐसी कुछ स्कीम्स हैं या स्कैम्स हैं जो प्रॉमिस तो करते हैं कि आपको रातों रात अमीर बना देंगे, लेकिन वो रियलिटी से कोसों दूर होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा फीस इन्वॉल्व होती है, या काइंड ऑफ इलीगल प्रैक्टिस होती है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हमें अपने पैसे को ग्रो कराना है स्लोली एंड स्टेडीली। इसलिए हमें एक काइंड ऑफ अ प्रूवन एंड सस्टेनेबल वे से अमीर बनना है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं 50-30-20 रूल। ये बहुत ही आसान और इफेक्टिव बजटिंग मेथड है जो हमें बताता है कि हम अपने पैसे को इजीली मैनेज कैसे कर सकते हैं और टाइमली फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हैं। ये जो 50-30-20 रूल्स है, ये हमें सिखाता है जो हमें 50% हमारी सैलरी है उसको हमें नीड्स में खर्च करना चाहिए, 30% को हमें अपनी वांट्स में खर्च करना चाहिए, और जो 20% हमारे पास पैसा बच गया उसको हमें हर मंथ सेविंग करनी चाहिए। यहाँ पर नीड्स वो एक्सपेंसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं इजिली सर्वाइव करने के अंदर, जैसे फूड हो गया, रेंट हो गया, यूटिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और हेल्थ केयर हो गया। और जो आपकी नीड्स हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम अपने फन और एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, कोई शॉपिंग हो गया, बाहर खाना खाना हो गया। इसके अलावा जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो हमें पैसा एक साइड रखना चाहिए अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, जैसे रिटायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया या घर में रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप 29 साल के हो और आपकी मंथली नेट इनकम 50,000 रुपये है। तो इस रूल के हिसाब से आप 25,000 रुपये अपने नीड्स में खर्च करोगे, 15,000 रुपये अपनी वांट्स में खर्च करोगे और 10,000 रुपये आपको सेव करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपये आप पूरी ज़िंदगी ही 10,000 रुपये ही सेव करते रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सेविंग भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। उनके चलते हैं कि इन्फ्लेशन 6% बढ़ रहा है, तो इस टेबल के हिसाब से ईयर ऑन ईयर आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि जो आप सेविंग कर रहे हो आप उसका आपको करना क्या है? जैसा कि आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे। तो सबसे पहले आपको एक लाइफ इंश्योरेंस बाय करना है। लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जिसमें आपको, पेरेंट्स को, आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को, जो भी आपने नॉमिनी बना रखा है, उनको एक तरह का सम इंश्योर्ड मिल जाता है
ताकि वो आपके बिना भी अपनी लाइफ आगे के लिए कंटिन्यू कर सके विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन। दोस्तों, मार्केट में तरह तरह के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी चाहिए जो आपकी नीड्स को, गोल्स को और बजट को बेस्ट सूट कर सके। तो बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो है टर्म इंश्योरेंस। मान के चलते हैं कि आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बाय किया है जिसकी मंथली कॉस्ट आपको 500 रुपये पड़ रही है, यानी कि आपको जो 500 रुपये हैं अपनी सेविंग से निकालने पड़ेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रीमियम होगा ना इसका, वो इन्फ्लेशन से इफेक्टेड नहीं होगा, तो आपकी जो सेविंग है वो भी अकॉर्डिंगली चलती रहेंगी। अब जब आपने लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर लिया है तो नेक्स्ट बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने की। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का ऐसा प्रोटेक्शन है, जब आपको ट्रीटमेंट के लिए जब पैसा चाहिए होगा, सिक होंगे या फिर आप इंजर्ड होंगे, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। तो इसके लिए आपको अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। इस इंश्योरेंस से आप हॉस्पिटल के बिल हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, मेडिकल हो गया, या फिर टेस्ट हो गए, या फिर ऑपरेशन का खर्चा निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हेल्थ केयर की कॉस्ट हर साल बढ़ रही है और ये आपकी सेविंग को ख़त्म कर सकता है अगर आपके पास प्रॉपर कवरेज नहीं है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना चाहिए जो आपकी नीड्स को, गोल्स को और बजट को फुलफिल कर पाए। मान के चलते हैं कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका मंथली प्रीमियम 400 रुपये है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम की जो कॉस्ट है ना, वो समझना पड़ेगा आपको, इन्फ्लेशन से इफेक्टेड रहेगी, बिकॉज आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आपकी जो सेविंग है वो कुछ ऐसे रहेगी। दोस्तों, मान के चलते हैं कि कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस आ गए, जैसे कार रिपेयर हो गया या होम रिपेयर हो गया या मेडिकल बिल्स आ गए या आपकी जॉब लूज हो गई। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्या आप जो अपनी सेविंग से पैसा है उसे विड्रॉ करोगे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? एक पूल ऑफ मनी होता है जो आप एक साइड रखते हो ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेंस आ जाए तो उसको कवर कर सके। इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के हायर इंटरेस्ट से बच सकते हैं, और इसके अलावा ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी से भी बचाता है। दोस्तों, हमें अपना पैसा ना इमरजेंसी फंड का एक सेपरेट और लिक्विड अकाउंट में रखना चाहिए, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, जहाँ पे रिस्क कम से कम हो और डिसेंट रिटर्न भी हमें मिल जाए। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि हमें कितना पैसा इमरजेंसी फंड के अंदर रखना चाहिए। तो जो अमाउंट ऑफ मनी है जो हमें चाहिए होता है ना इमरजेंसी फंड के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारी इनकम लेवल कितनी है, लाइफस्टाइल चॉइसेस और रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है। लेकिन एज अ जनरल जो बात करते हैं, हमें अपने एक्सपेंसेस का 6 मंथ्स के बराबर का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। तो इसमें होता क्या है ना, आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपको इमरजेंसी फंड में डालना पड़ेगा। 25,000 रुपये हमारा मंथली एक्सपेंस है जो नीड्स में खर्च होता है, तो 25 × 6 करके लगभग 1.5 लाख रुपए हमारे पास इमरजेंसी फंड के अंदर होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि आपने 1.5 लाख रुपए इस इमरजेंसी फंड के 1 साल में कवर कर लिए, तो उसके बाद क्या होता है ना, आप इन्वेस्टिंग है सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिंग हम करें तो कहाँ करें? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पैसे गैम्बलिंग या सट्टेबाजी में खर्च नहीं करने या इन्वेस्ट नहीं करने। ये एक तरह का अननेसेसरी रिस्क लेने वाली बात होती है और आप इसमें पैसे अपने गंवा भी सकते हैं। जबकि हमें इन्फॉर्म्ड या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने चाहिए जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, मैं आपको आपको बता रहा हूँ डिफरेंट तरह के इन्वेस्टिंग ऑप्शन और उनका 10 साल में परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। अगर बात करो स्टॉक्स की 13.2%, बॉन्ड 7.4%, म्यूचुअल फंड्स 14.63%, गोल्ड 7.5%, पीपीएफ 7.1%, नेशनल पेंशन स्कीम 12% एंड रियल एस्टेट 4.8%। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि 9,000 9,500 की सेविंग करके हम अमीर कैसे बनेंगे? तो चलिए जानते हैं। अब जैसे बात करते हैं, हमने जो हमारे पास 10,000 रुपये महीने की सेविंग थी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में, तो हमने 500 रुपये LIC में डाल दिए, लाइफ इंश्योरेंस में डाल दिए बेसिकली। सेकंड हमने डाल दिए 400 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में डाल दिए, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बचे 9100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर में तो हमने इमरजेंसी फंड को कंप्लीट करने में लगा दिया, और जो सेकंड ईयर से बचा हमारा 9676 रुपीज़ जो बचे, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में लगाएं और रिटर्न परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करें, तो वो अमाउंट जो हम लगा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30 सालों के बाद स्टॉक्स के अंदर 4.47 करोड़, म्यूचुअल फंड्स में 6.2 करोड़, प्रोविडेंट फंड के अंदर 1.2 करोड़ हो जाएगा। और यही हम इन्वेस्टमेंट अगर इसको 10,000 रुपये पर मंथ कर दें तो ये अमाउंट 4.76 करोड़ हो जाएगा स्टॉक्स के अंदर 30 सालों के बाद। और अगर इन्फ्लेशन को कंसिडरेशन के अंदर लें तो वो अमाउंट 83 लाख रुपीज़ इन स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये अमाउंट 1.15 करोड़
इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और पीपीएफ के अंदर ये अमाउंट 22 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, एक तरह के एग्जाम्पल के लिए हैं। तो आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, गोल्स के अकॉर्डिंग एंड बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना है। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर, सेक्टर्स के अंदर एंड इंडस्ट्री के अंदर, सो दैट मार्केट जो उतार चढ़ाव होता है मार्केट के अंदर, उसका प्रभाव आपके स्टॉक्स के ऊपर कम से कम पड़े और आप रिटर्न को अपने मैक्सिमाइज कर सकें। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन मैनर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली रिच बन सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक और भी है, स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। यानी कि आप अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं, कम एज में स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट रेगुलरली स्टार्ट करते हैं, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते 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 अपने एडवांटेज को बढ़ा पाएंगे। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से ग्रो होगा, तो आप उस पैसे से अमीर आसानी से बन पाएंगे। क्या आप अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।